मैं तो मेरा वोटिंग कार्ड बेचने के लिए निकाला हूँ, पर ये उथल पुथल है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि सीएम कौन है। अजीत पवार को कितने खोखे मिले ये अभी तक उन्होंने नहीं बताया। महाराष्ट्र में वोटर्स का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। यही नहीं, कई वोटर्स ने तो अपना वोटर आईडी जला दिया। इन सबका रीजन है महाराष्ट्र के वोटर्स को पॉलिटिशियंस द्वारा मिल रहे सरप्राइजेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। इलेक्शन होने के बाद पता चलता है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सीएम है, और दूसरे दिन पता चलता है कि देवेंद्र फडणवीस नहीं बल्कि शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम बन चुके हैं। इसको थोड़े ही दिन होते हैं कि फिर एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है कि उद्धव ठाकरे भी नहीं, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बन चुके हैं। आज की तारीख में महाराष्ट्र में एक नहीं बल्कि दो डेप्यूटी सीएम है। एक बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस और दूसरे अजित पवार खुद। 2 जुलाई 2023 महाराष्ट्र की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एनसीपी के मुख्य नेता अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के एनसीपी को छोड़कर अपने अपोनेंट से हाथ मिला लिया। अजित पवार ने कहा कि करंट गवर्नमेंट के काम से वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। जैसे कि आप जानते ही हो, करंट गवर्नमेंट को फॉर्म हुए सिर्फ 1 ही साल हो रहे हैं और अजित पवार 2019 से इनसे हाथ मिलाना चाहते हैं। इनफैक्ट अजित पवार ने 2019 में 40 एमएलए को लेकर अपनी पार्टी छोड़कर इनसे हाथ मिला भी लिया था। दरअसल अजित पवार 2019 में अपने बेटे पार्थ पवार को पॉलिटिक्स में उतारना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उनके चाचा और एनसीपी पार्टी के प्रेसिडेंट शरद पवार से इसके बारे में बात की थी। अपने ही घर की बात होने के कारण शरद पवार ने पार्थ को मावड़ से इलेक्शन में उतारा। उनको लगा पार्थ मावड़ से जीतेगा ही जीतेगा, पर अनफॉर्चुनेटली उनका प्रिडिक्शन गलत साबित हुआ और पार्थ मावड़ में हार गया और श्रीरंग बारने ने मावड़ इलेक्शन जीत लिया। जैसे कि आप जानते ही हो, पार्टीज आपस में मिलकर और गठबंधन बनाकर और मेजोरिटी दिखाकर अपनी सरकार बना सकती है। ऐसे ही बीजेपी और शिवसेना ने हम साथ हैं ऐसा कहकर इलेक्शन लड़ा तो सही, पर सीएम की पोस्ट को लेकर इनमें आपस में झगड़ा शुरू हो गया और फिर बीजेपी ने शिवसेना से गठबंधन तोड़कर एनसीपी से हाथ मिला लिया और अपनी सरकार बना ली। इसमें अजित पवार डेप्यूटी सीएम बने, लेकिन ये सरकार महज 80 घंटों में ही गिर गई और अजित पवार से उनकी पोस्ट छीन ली गई। उसके बाद एनसीपी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और शिवसेना और कांग्रेस से मिलकर एक अपनी सरकार बना ली, जिसका नाम था महाविकास आघाड़ी। इसमें उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम बने और अजित पवार महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम बने। लेकिन ये सरकार भी ज्यादा दिन नहीं, 2.5 साल तक ही चली, जब शिवसेना के सबसे बड़े नेता एकनाथ शिंदे ने अपने साथ 38 एमएलए को लेकर अपनी पार्टी और महाविकास आघाड़ी को छोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया और अपनी सरकार बना ली, जिसमें एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बने और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम बने। इससे महाविकास आघाड़ी पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई और एक बार फिर से अजित पवार को अपनी पोस्ट से हाथ धोना पड़ा और लीडर ऑफ अपोजिशन बनना पड़ा। लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब अपोजिशन पार्टी के सभी एमएलए मिलकर किसी एक पार्टी के किसी एक कैंडिडेट को वोट करके अपना लीडर ऑफ अपोजिशन चुन लेंगे, जो इन सबके पॉइंट ऑफ व्यूज को विधानसभा के सामने रखेगा। और प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी का मतलब पार्टी का मेन लीडर। अजित पवार के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक था, शायद इससे वो खुश भी नहीं थे। इसीलिए 2022 से लेकर 2023 तक उन्होंने कई सारे एनसीपी के मीटिंग्स को कैंसिल किया और वहीं पे अपने अपोजिशन बीजेपी और पीएम मोदी से कई बार मिलते हुए वो दिखाई दिए। बीजेपी की तरफ उनकी ये बढ़ती प्रॉक्सिमिटी सबको दिखाई दे रही थी। फिर अचानक मई 2023 को एक सुप्रीम डिसीजन सबके सामने आया। एनसीपी पार्टी के प्रेसिडेंट शरद पवार ने कहा कि मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूँ, पर कुछ ही देर में उन्होंने अपना डिसीजन विड्रॉ कर लिया और फिर अगले ही महीने पार्टी का फ्यूचर डिसीजन लेते हुए उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और ट्रस्टेड पार्टी मेंबर प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी के वर्किंग प्रेसिडेंट की पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया। वर्किंग प्रेसिडेंट मतलब इनमें से कोई नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी बनेगा। अब ये मैटर हुआ ही था कि 30 जून 2023 को अजित पवार ने अपने लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट से ही रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अब अपनी पार्टी एनसीपी के लिए काम करना चाहता हूँ। अब आप देख ही सकते हो, शायद वो अपनी पार्टी में ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। वो बार बार पोजिशनल ग्रोथ के लिए लड़ रहे थे, जो उन्हें अपने पार्टी में नहीं दिख रही थी। इसी वजह से सिर्फ 2 दिनों बाद यानी 2 जुलाई 2023 को अजित पवार ने अपने घर पर अपने पार्टी के 30 एमएलए को एक सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया था, जिसमें उनकी बहन सुप्रिया सुले भी शामिल थी। ये मीटिंग इतनी सीक्रेट थी कि इसकी खबर सुप्रिया के पिताजी और एनसीपी के प्रेसिडेंट शरद पवार तक को नहीं थी। और फिर ये मीटिंग खत्म होते ही ये अनएक्सपेक्टेड एंड शॉकिंग न्यूज सबके सामने आई कि अजित पवार महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम बन रहे हैं, जो करंट डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ पोस्ट और पावर शेयर करेंगे। इतना सब होने के बाद एट द एंड हुआ यही कि बीजेपी ने एनसीपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार बीजेपी और एनसीपी के साथ शिवसेना भी शामिल है और फिर से एक बार
अजित पवार को अपनी डेप्यूटी सीएम की पोस्ट मिल गई। अब ये सब मैटर देखने के बाद आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले इसके पीछे के कुछ रीजंस और कुछ रियलिटी चेक्स देखते हैं। रीजन नंबर 1, एज कोटेड बाय अजित पवार की उनका सबसे बड़ा रीजन टू ज्वाइन शिंदे और बीजेपी इसके करंट गवर्नमेंट के एक्शंस और डिसीजन से जनता काफी सेटिस्फाइड है और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो भी इस गवर्नमेंट के साथ मिल जाएंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के काम को और निखारेगा। और साथ ही साथ उन्होंने पीएम मोदी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप में इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। रीजन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू अजित पवार, एनसीपी शरद पवार की लीडरशिप में 30 साल में भी अपनी सरकार नहीं बना पाई। 21 जून 2023 को एनसीपी पार्टी के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में अजित पवार ने सभी पार्टी मेंबर्स को एक रियलिटी बताई। उन्होंने बताया कि कई सारी होम ग्रोन पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है जो अपने स्टेट्स में खुद की गवर्नमेंट होल्ड करती है, जैसे कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो गई और तो और केजरीवाल की आप, जो कि अब तक 2 स्टेट्स में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर चुकी है। बेसिकली ये एग्जांपल देते हुए वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते थे कि इतने साल में एनसीपी ने कुछ नहीं किया। अगर वो खुद यानी अजित पवार एनसीपी के लीडर होते तो पार्टी बहुत आगे जाती। लेकिन क्या इसी वजह से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की? क्योंकि आप तो जानते ही होंगे, पॉलिटिक्स में जो दिखाया जाता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखाया नहीं जाता। तो चलिए कुछ ऐसे ही रीजंस देखते हैं जो शायद असल हो सकते हैं और जो कि ऑपोजिशंस क्लेम भी कर रहे हैं। अजित पवार के साथ एनसीपी के 8 एमएलएस पे ईडी की इंक्वायरी चल रही है और जैसे कि हमने देखा 27 जून 2023 को पीएम मोदी ने भोपाल में 3000 बूथ वर्कर्स से इंटरेक्ट करते हुए कहा था कि एनसीपी पे 70,000 करोड़ का स्कैम दर्ज है। तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। अब ईडी का मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसका काम होता है इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देना। अब देखिए, ईडी रिपोर्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो शायद ये भी हो सकता है कि वो गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनकर अपने ऊपर लगे जो एलिगेशन है उनको मिटाना चाहते हो। क्योंकि आप देख ही सकते हो कि जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे तब वो शिंदे और बीजेपी को क्रिटिसाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, और अब वो जब उन्हीं के साथ मिलकर जब डेप्यूटी सीएम बने तब उनके एक्शंस और डिसीजंस उनको इम्प्रेस करने लग रहे हैं। जैसे कि 21 जून 2023 को अजित पवार ने एनसीपी के सेरेमनी में शिंदे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि इन्होंने न ठीक से लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किए हैं, ना ही इन्होंने फार्मर्स के इश्यू सॉल्व किए हैं। अब ज्वाइन करने के बाद इनके सब काम अच्छे लगने लग रहे हैं। आमच्या शेतकऱ्याचा वाटोळा करायला फिरून आला। माझ्या शेतकऱ्याचा कापूस विकला जात नाही। माझा शेतकरी कांदा उत्पादक शेतकरी तो म्हणतो आता हैदराबादला जायचं आणि कांदा विकायचा 4 पट भाव आहे। हैदराबाद देऊ शकतं, मग मुंबईने काय केलं? महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री काय करू शकत नाही? सरकार काय झोपा काढतंय? इससे आम इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि हम जैसे वोटर्स ने लाइन में खड़े रहकर इनको इलेक्शन में जिताया था इस एक्सपेक्टेशन से कि ये हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये तो अपने ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग रहे हैं। रीजन नंबर 2, तो शायद सेकंड रीजन ये हो सकता है कि जैसे कि अजित पवार ने कहा कि शरद पवार की लीडरशिप में पार्टी ने ज्यादा कुछ नहीं किया और वो पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे, और उनके मुताबिक अगर वो पार्टी के लीडर होते तो उनकी लीडरशिप में पार्टी बहुत ज्यादा आगे जाती। तो शायद यही वजह हो सकती कि इतनी वेल क्वालिफाइड और वेल डिजर्विंग होने के बावजूद शरद पवार ने उनको वर्किंग प्रेसिडेंट न बनाते हुए उनकी बेटी सुप्रिया सुले और पार्टी मेंबर प्रफुल्ल पटेल को अपने पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। तो शायद यही वजह हो सकती है कि जिसके कारण अजित पवार का शरद पवार के लिए ट्रस्ट कम होने लगा, क्योंकि उन्हें हर हाल में अपनी ग्रोथ चाहिए थी जो सिर्फ एक पार्टी मेंबर होने से नहीं होती। अब अजित पवार ने क्लेम किया था कि 30 जून 2023 को उन्होंने खुद को पार्टी का लीडर डिक्लेयर कर दिया था और उनके साथ पूरी की पूरी एनसीपी पार्टी शिंदे गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रही है, ऐसा एक लेटर और 40 एमएलएस के एफिडेविट उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर दिए थे, और इसी के बेसिस पे उन्होंने एनसीपी पार्टी के नाम और सिंबल पे अपना क्लेम किया था। अब एनसीपी के प्रेसिडेंट शरद पवार ने 5 जुलाई को एक एक्सक्लूसिव मीटिंग बुलाई थी जिसमें उन्होंने अपने सपोर्टिंग मेंबर्स को इन्वाइट किया था, जिसमें 53 में से 21 मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड की थी, जिसमें 13 एमएलएस थे, 3 एमएलसीज थे और 5 एमपीज थे। वहीं पे अजित पवार ने भी एक पैरेलल मीटिंग बुलाई थी जिसमें 53 में से 32 मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड की थी। अब शरद पवार ने पहले ही अजित पवार और उनके सपोर्टिंग मेंबर्स के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के पास डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल कर दी थी। शरद पवार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 10 के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ लगाकर अजित पवार और उनके सपोर्टिंग एमएलएस को पार्टी से डिस्क्वालीफाई करना चाहते थे।
एंटी डिफेक्शन लॉ। पहले क्या होता था, इलेक्शन जीतने के बाद एमएलए कुछ पैसों के लिए अपनी पार्टी ही बदल देते थे, तो इसे ही रोकने के लिए 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था। ये लॉ पार्टी प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि अगर कुछ एमएलए ने पार्टी की वजह से इलेक्शन जीता हो और अगर वो पार्टी प्रेसिडेंट के खिलाफ किसी बात पे वोट करते हैं तो पार्टी प्रेसिडेंट के कहने पर स्पीकर उन्हें पार्टी से ही डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लॉ के अंदर भी डिस्क्वालीफाई न होने के लिए कुछ एक्सेप्शंस तो होते ही होंगे। हाँ, जरूर होते हैं। अगर एक पार्टी के 1/3 एमएलए अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते तो उन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। एनसीपी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर टोटल एमएलए 53 है और अगर अजित पवार के साथ 17 एमएलए रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। सेकेंड, अगर एक पार्टी के 2/3 एमएलए ने अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो उसे पार्टी स्प्लिट कंसिडर किया जाएगा। फिर से एनसीपी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर टोटल 54 एमएलए में से 36 एमएलए अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हें पार्टी स्प्लिट कंसिडर किया जाएगा। अब डिफेक्शन है कि नहीं, इसका फैसला स्पीकर ऑफ हाउस के हाथ में होता है। इसीलिए एनसीपी ने इलेक्शन कमीशन को ये लेटर लिखा था कि अजित पवार की रिक्वेस्ट पे एक्ट करने से पहले उनकी पार्टी मतलब शरद पवार लीड एनसीपी को कंसिडर किया जाए। अगर अजित पवार 36 एमएलए को अपने सपोर्ट में लाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका नतीजा ऐसा ही होगा जैसे कि शिंदे और शिवसेना के साथ हुआ था। जैसे कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर अपनी सरकार बना ली थी और खुद को ओरिजिनल शिवसेना डिक्लेयर कर दिया था। अब अजित पवार ने यह तक कह दिया है कि हमारे पास पूरी की पूरी पार्टी का सपोर्ट है और हम आने वाले इलेक्शन एनसीपी के नाम और सिंबल से ही लड़ेंगे। पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। आज से करीब 41 ईयर्स पहले शरद पवार ने कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा ही किया था। इसलिए कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि कर्मा उनको पेबैक कर रहा है। 18 जुलाई 1978 को शरद पवार ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को छोड़कर जनता पार्टी से हाथ मिलाकर अपनी सरकार बना ली थी और खुद महाराष्ट्र के यंगेस्ट सीएम बन गए थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 1977 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज करने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी काफी कम हो गई थी। लीडर्स को पता था कि नेक्स्ट इलेक्शन में इनका जीतना काफी मुश्किल है। उस वक्त कांग्रेस की 2 फैक्शंस पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म की थी, जिसके हेड वसंत दादा पाटिल थे फ्रॉम कांग्रेस एस और नाशिक राव त्रिपुरे डेप्यूटी सीएम थे फ्रॉम कांग्रेस आई। तभी शरद पवार ने 38 एमएलए को लेकर अपनी समांतर कांग्रेस बना ली और फिर जनता पार्टी से मिलकर अपनी सरकार बना ली और खुद महाराष्ट्र के यंगेस्ट सीएम बन गए। लेकिन इतना सब करने के बाद ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। सिर्फ 2 साल के अंदर ही इंदिरा गांधी की सरकार फिर से आ गई और पावर में आते ही एक ही दिन में इंदिरा गांधी ने करीब 7 स्टेट्स गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, जिसमें शरद पवार को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। पर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद शरद पवार को कांग्रेस में फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी दिखी और फिर शरद पवार ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसके बाद 1991 में राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंसी सोनिया गांधी के पास आ गई, लेकिन सोनिया गांधी की लीडरशिप शरद पवार को मंजूर नहीं थी। इसलिए 1998 में शरद पवार ने कांग्रेस को हमेशा के लिए छोड़कर अपनी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को एस्टेब्लिश कर दिया। ऐसा ही कुछ अभी हो रहा है। अपोजिशन में से कई लोगों का कहना है कि बीजेपी ये सब कमिंग इलेक्शन सिक्योर करने के लिए कर रही है। इसीलिए 23 जून 2023 को करीबन 18 अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर एक मीटिंग की थी। इन सबका एक ही कॉमन एजेंडा है कि बीजेपी को पावर से दूर रखना। इसीलिए शायद इसी के जवाब में बीजेपी अपने कोएलिशन को मजबूत कर रही है। बीजेपी अपोजिशंस को कमजोर करने का काम कर रही है और शायद हो भी सकता है। आपको पता ही है कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन का स्ट्रांग होना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपोजिशन स्ट्रांग रहेगा तभी गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रहेगा डेवलपमेंट को लेकर। अभी के लिए 2.5 साल में 1 साल बाद फाइनली कैबिनेट फॉर्म हो चुकी है, जिसमें अजित पवार को फाइनेंस एंड प्लानिंग मिनिस्ट्री दी गई है। आज की तारीख में हम जैसे वोटर्स काफी कंफ्यूज हो चुके हैं, जो कि सही भी है कि इलेक्शन में वोट दे तो किसको दे। एज अ वोटर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।